नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात बांग्लादेश की ही करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि वहाँ दो मुहापन उजागर हो गया। रंगपुर वहाँ पर एक संभाग है जिसमें ठाकुर गांव एक जगह है और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे इस बात को मोहम्मद यूनुस, वहाँ की अंतरिम सरकार के मुखिया, उन्होंने हिंदुओं से ढाकेश्वरी मंदिर में मिलकर यह आश्वस्त किया था कि अब आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ के नागरिक हैं और आपको किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन यह आश्वासन कितना खोखला था, ये तुरंत ही उजागर हो गया। 24 घंटे भी इंतजार नहीं करना पड़ा और जिस बात का अंदेशा था वो सामने आ गया। फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक जगह नहीं कई जगह। ये तो मैंने आपको बताया ही, ये रंगपुर, यहाँ का ठाकुर गांव, यहाँ पर जिन हिंदू फैमिली को निशाना बनाया गया, जिस घर को टारगेट पर लिया गया, उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि शेख हसीना के लोग थे जिनको असल में निशाना बनाया जा रहा है। यही हाल दिनाजपुर में भी एक घर का हुआ, वहाँ भी घर को आग के हवाले कर दिया गया। ढाका में वहाँ एक हिंदू की दुकान को तोड़ा फोड़ा गया और उसके बाद तोड़फोड़ के बाद वहाँ जो ये उपद्रवी थे जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, कूदते, जश्न मनाते, नारे लगाते हुए दिखाई दिए। ढाका में हो रहा है, ऐन सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा होगा, जहां लाउड स्पीकर से कट्टरपंथी मौलवी इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं लोगों का कि जहां भी हिंदू मिलें उन्हें सताओ, उन्हें इस हाल में कर दो कि उस जगह को छोड़कर चले जाए। और वो जो एक सोच है माले गनीमत वाली, वो तो आप जानते ही हैं कि जो मिले, यहाँ तक कि उनके घर की महिलाएं, उनके घर की बेटियाँ, उसको भी माले गनीमत की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उनके साथ क्या होता है वो बताना एक तरीके से दुखती नस पर हाथ रखने जैसा होगा, इसलिए उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। ये क्यों हो रहा है कि एम सखावत हुसैन, वहाँ के गृह मंत्रालय से जुड़े मामलों के सलाहकार, एक तरीके से समझ लीजिए वो गृह मंत्री ही हैं अभी वहाँ पर। दूसरे मोहम्मद यूनुस, अब ये समझ लीजिए कि वहाँ के मुख्य सलाहकार, या ये कह लीजिए कि वहाँ के सरकार के अंतरिम सरकार के मुखिया। एम सखावत हुसैन ने हाथ जोड़कर कहा था कि हमारी ये गलती हुई, हमसे ये चूक हो गई कि हम हिंदुओं को उस तरीके की सुरक्षा नहीं दे पाए, यहाँ अल्पसंख्यकों को उस तरीके की सिक्योरिटी कवर नहीं दे पाए जैसा हमको देना चाहिए था, यहाँ वैसा वातावरण हम नहीं बना पाए जैसा हमको बनाना चाहिए था। अगर आप हाथ जोड़कर ये रियलाइज़ करते हुए निवेदन कर रहे होते तो 24 घंटे के भीतर ये 3 और घटनाएं, और न जाने अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कितनी घटनाएं वहाँ घट रही होंगी। अगर मोहम्मद यूनुस ने ये बात कही थी तो फिर इसको लागू होते हुए, चरितार्थ होते हुए ज़मीन पर दिखाई देना था कि अब वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब एक बिटिया का वीडियो वहाँ से आया है जो ये कह रही है कि मैं तो अपने घर को छोड़कर भाग आई, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया, चीज़ें लूट ली गईं और अब मुझे पता नहीं है कि मेरा आगे क्या होने वाला है। इस तरीके के अंदेशों, असुरक्षा और सामने कट्टरपंथियों की भीड़ से खुद को बचाते हुए हिंदू वहाँ पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस सेकुलरिज्म की बात, जिस नेशनलिज्म की बात कभी की गई थी यहाँ बांग्लादेश के बनते समय, शायद सोई हुई आत्माएं जाग जाएं और वो याद आ जाए कि बांग्लादेश बनते समय अहद क्या थी। अहद ये थी कि यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए समान अवसर होंगे, उनके लिए समान सुरक्षा का माहौल तैयार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हिंदू बताते हैं कि ऐसे ही नहीं, 1951 में 22% से आज वो करीब 7.5% पर पहुंच गए हैं। हर बार जब वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिंदुओं को न जाने क्यों निशाने पर लिया जाता है, अल्पसंख्यकों को न जाने क्यों निशाने पर लिया जाता है। इसीलिए वहां पर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदुओं का एका बनाकर एक परिषद बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये परिषद कुछ विशेष कर पाई हो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, ये दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि सरकार की ही इच्छा शक्ति इस मामले में नजर नहीं आती है। आपसे इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने चर्चा की कि असल में इसके पीछे का आधार क्या है। इसके पीछे की आधार है वो कट्टरपंथी सोच, वो 2 नेशन थ्योरी, जिसके तहत पहले पाकिस्तान बना था 1947 में, और आज 14 अगस्त को जब मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ, उस 14 अगस्त 1947 के बारे में सोचिए, जब ये विभाजन हुआ था और न जाने कितने परिवारों ने ये विभीषिका, ये दर्द झेला था। और अगर वही कट्टरपंथी सोच जिसके चलते वो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो बना था, वहाँ पर ये रिवोल्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ बांग्ला अस्मिता को असुरक्षित महसूस होने लगा था। वहाँ पर बांग्ला बोलने वालों से ये कह दिया गया था कि ठीक है आप इस भाषा में बात करें, लेकिन जो आपकी लिपि होगी अब वो नागरी नहीं होगी, अब आपको अरबी में लिखना पड़ेगा। और इस बात से
वहां रहने वाले लोग इतने ज़्यादा उद्वेलित और आक्रोशित हुए थे कि फिर बात मुक्ति वाहिनी तक पहुंची। मुजीबुर रहमान, मुक्ति वाहिनी, भारत का सपोर्ट, बांग्लादेश का बनना, ये सब आप जानते हैं। लेकिन वो कट्टरपंथी सोच, उसके बीज आज भी वहां कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और इसीलिए आपको याद होगा, जनरल टिक्का खान आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। जब ये बांग्ला अस्मिता वहां पर जोर मार रही थी और अलग बांग्लादेश बनने की तरफ चीज़ें जा रही थीं, जनरल टिक्का खान ने ये इंश्योर किया था कि न सिर्फ वो मुसलमान जो बांग्लादेश बनाने के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए, बल्कि हिंदुओं को तो खास तौर पर चुनकर निशाना बनाया जाए। वो सर्च लाइट वाली सोच आज भी वहां जिंदा है और लोग कहते हैं कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश उसको पूरी तरीके से पाल पोस रही है, खाद पानी दे रही है, ताकि वो समाप्त ना होने पाए बल्कि और बढ़ती चली जाए। ऐसे में कोई मोहम्मद यूनुस या कोई एम सखावत हुसैन आकर अपनी बात कहेगा तो वो खोखली ही साबित होगी, क्योंकि असल में तो इच्छा किसी और बात को लेकर है। इच्छा शक्ति सुरक्षा देने को लेकर नहीं है, बल्कि दिमाग में ये है कि इन लोगों को ग्रेजुअली यहाँ से भगाया जाए। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या ये जगह जन्नत बन जाएगी? क्या इसका हाल वो नहीं होगा जो हम पाकिस्तान का भी देख रहे हैं? ये देश सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन अब आगे इसका क्या होने वाला है? इस तरह की सोच, और इसी तरह की सोच थी जहां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से भी इसको प्रश्रय दिया गया। तभी वहां वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया था, जिसको मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, जिसमें निहित संपत्ति अधिनियम के तहत हिंदुओं की संपत्ति का सरकारीकरण कर दिया जाता था, और उस सरकारी संपत्ति को एक बार बना लेने के बाद, उसका सरकारीकरण कर देने के बाद उसको वहाँ के दबंग बहुसंख्यकों को सौंप दिया जाता था। आज चीज़ें कितनी बदली हैं, कितनी नहीं, ये कहना मुहाल है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि वहाँ की एंटरिम गवर्नमेंट इस बात को लेकर किसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। वरना ऐसा ना होता कि 24 घंटे भी नहीं बीतते और एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया जाता। ये बात क्या थमेगी? ये दौर क्या रुकेगा? क्या जिन लोगों ने घरों को जलाया है, जिन लोगों ने वहाँ बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार किए हैं, उनमें से किसी को भी पकड़ा जाएगा? किसी को भी कानून के हवाले किया जाएगा? क्या कहीं पर भी लोगों को लगेगा कि जिन लोगों ने ये किया, देखिए, जब ये देश कहता है कि नहीं, आपके लिए भी ये देश है, आप इसी मिट्टी की संतानें हैं, उनको ये महसूस कराया जाएगा क्या कि जो भी परपिट्रेटर्स हैं उनको देखिए हमने उनके अंजाम तक पहुंचाया? अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि कल से अभी तक भी ये जो 3 घटनाओं का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसमें किसी को भी कोई सज़ा दी गई हो ऐसा नहीं है। रंगपुर की जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, लोगों को ये भी याद रखना होगा कि ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या अचानक यहाँ पर आ गए? ये रंगपुर भगवान रंगनाथ के नाम पर जिस जगह का नाम रंगपुर पड़ा। ठाकुर गांव इस संभाग के अंदर आने वाली वो जगह जहां एक हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया गया। यहां ढाकेश्वरी मंदिर में ही तो मुलाकात की थी यूनुस साहब ने बाकी परिषदों से, जो अल्पसंख्यक समुदायों की परिषद थी, उन्होंने आकर अपनी शिकायत कही थी। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमको थोड़ा वक्त दीजिए और उसके बाद आप जज कीजिएगा कि हम अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं। कितना और वक्त उन्हें चाहिए? और दूसरी बात यह है कि यहाँ का ढाकेश्वरी मंदिर स्वामी प्रणवानंद खुलना से ताल्लुक़ रखते रहे हैं। स्वामी प्रणवानंद की विचारधारा, और उनके तो दीक्षित शिष्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित बहुत बड़ा प्रभाव था हेडगेवार जी के ऊपर। यहाँ पर आप जानते हैं कि त्रिपुरा से इस जगह की सीमाएं लगती हैं। त्रिपुरा हो, त्रिपुरा की त्रिपुरी राजशाही हो, या मेघालय की जयंतिया राजशाही हो, या फिर असम की अहोम राजशाही, इन्हीं का शासन रहा है। ये हिंदू राजा रहे हैं यहाँ के, जिन्होंने इस जगह पर शासन किया और प्रजा को उसके अधिकार दिए। बाद के समय में, अंग्रेज़ों के समय में, हिंदू जमींदार ही यहाँ पर सारी चीज़ों के कर्ता धर्ता रहे थे। तो वहाँ जहाँ से इतना गहरा ताल्लुक़ रहा है हिंदुओं का कि 1940 के पहले अगर आप कहिए तो 40% आबादी यहाँ पर हिंदुओं की थी, वहाँ घटकर वो 7.5% हो गए, और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं अब वहाँ 7 करोड़ में 1 करोड़ 31 लाख की आबादी, उनको भी इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हर बार सत्ता परिवर्तन के समय इन्हें निशाना बनाया जाता है, और ये भी समझ में नहीं आता कि इनका दोष क्या है। अब ये स्पष्ट कर देना पड़ेगा वहाँ की सरकार को कि ये केवल दिखावा है कि हम हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं। अगर ऐसा है तो अब ये होता हुआ दिखना चाहिए, वरना यही माना जाएगा कि एक बार फिर से ये खोखला आश्वासन है
और अब इसे लेकर उन मुल्कों को सोचना पड़ेगा जो हिंदुओं से, यहाँ के अल्पसंख्यकों से कंसर्न रखते हैं। और फिर एम सखावत हुसैन जैसे लोगों को यह कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं रहेगा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और इसमें दखल ना दिया जाए। आज के लिए इतना ही।